नमस्कार। जंतु विज्ञान के अंतर्गत आज अपन इकोलॉजी जो आपकी सेकंड पेपर चलता है उसका सेक्शन ए है। उस सेक्शन ए में जैविक व अजैविक कारकों के अंतर्गत अपन पारितंत्र में या इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक एंड नॉन बायोटिक या जिसको अपन कह सकते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ से जो आपके प्रश्न बनने वाला है, मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजे हैं उनमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ से जो है आपके बनता है और उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन जो है उसके पारितंत्र जैविक और अजैविक जो कारक या घटक है उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक तंत्र बनाना इकोसिस्टम कहलाता है। इसको अपन इकोसिस्टम भी कह सकते हैं इंग्लिश में, और इसी को अपन जो है पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। जैसे इकोसिस्टम के अंतर्गत जो है प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक जो होता है उसमें वन और समुद्र सम्मिलित है, जबकि कृत्रिम के अंतर्गत खेत और प्रयोगशाला आदि सम्मिलित है। संगठक के रूप में अपन जो है ऊर्जा, जैविक और अजैविक जो घटक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन जो है 1+ जो घास जो पारितंत्र होता है उसको सम्मिलित रूप से अपन इकोटोन कहते हैं। तो ये सामान्य जानकारी थी आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की। इसके बाद में अपन जो है इकोसिस्टम के बारे में अपने इसका जो इतिहास है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जो सर्वप्रथम 1935 में एक वैज्ञानिक है टेंसले, उस वैज्ञानिक ने पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का, या ये जो आपका शब्द है इकोसिस्टम है, उसको सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक है मोबियस ने 1877 के अंदर, फॉरबिस ने 1877 के अंदर, एम सुकाचेव ने 1944 के नाम, इसमें तीनों वैज्ञानिकों का जो नाम है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत उल्लेखनीय है। वो कैसे देखिए। मोबियस ने इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस का, फॉरबिस ने माइक्रोकॉम्स कहा। इसके अलावा सुकाचेव ने इसे बायोसिनोसिस कहा। देखिए तीन शब्द जो दे रखे हैं उन तीनों शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। तीनों वैज्ञानिकों ने इकोसिस्टम को अलग अलग नाम से पुकारा है। पहला जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम है मोबियस। तो मोबियस ने इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस कहा, उसके बाद में फॉरबिस ने माइक्रोकॉस्म कहा और इसके बाद में सुकाचेव ने इसे बायोसिनोसिस कहा। तो इस प्रकार से ये तीन नाम दिए हैं अलग अलग तीनों वैज्ञानिकों ने। यहाँ पर देखिए एक चित्र के द्वारा भी दर्शाया गया है। ये एक प्रकार का इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में कम्युनिटियाँ जो समष्टि है, तो कम्युनिटी ऑफ पॉपुलेशन ए एंड बी प्लस टेरिटोरियस, यानी यहाँ पर जो है आपका जो समुदाय ए है और समुदाय बी है वो दिया गया है। पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ए और पॉपुलेशन स्पीसीज बी, ये तो आपका बी स्पीसीज या प्रजाति है, यह आपका ए स्पीसीज या प्रजाति है। ये दोनों जब सम्मिलित रूप से मिलते हैं तो इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को अपन इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। तो ये सामान्य जानकारी थी आपके पारितंत्र की या इकोसिस्टम की। इसके बाद में अपन जो है इसकी आगे चर्चा करते हैं। पारितंत्र की जो घटक होते हैं, मूलभूत घटक है, वो मूलभूत घटक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। पारितंत्र के मूलभूत जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इन मूलभूत घटकों के अंतर्गत जो सबसे पहला घटक है उस सबसे पहले घटक का जो नाम है वो घटक आपका है जैविक घटक। इसको ही अपन बायोटिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो जैविक घटक जो होता है, जो वनस्पति एवं प्राणी तंत्र के जैविक घटक कहलाते हैं, इन्हें निम्न श्रेणी में बांटा गया है। पहला जो आपका जैविक घटक है उसको अपन उत्पादक कहते हैं।
इसी को अपन जो है प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफिक के कंपोनेंट्स भी कहते हैं। दूसरा जो आपका आता है जैविक घटक, उस जैविक घटक का नाम है आपके उपभोक्ता, इसी को कंज्यूमर कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है विघटक, उसी को अपन डिकम्पोजर्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए उत्पादक के अंतर्गत अपन पेड़ पौधों से संबंधित या वनस्पतियाँ पढ़ेंगे। उपभोक्ता के अंतर्गत जो है पेड़ पौधों के ऊपर जो आश्रित जंतु रहते हैं या जीव रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और विघटक जो है, विघटक का मतलब होता है कि जो आपके जीवाणु वगैरह होते हैं, किण्वक पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म जीव उनको अपन कहते हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं, विघटक के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो आपके हो गए जैविक घटक। इसके बाद में आगे अपन पढ़ते हैं अजैविक घटकों के अंतर्गत एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो समस्त भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं जो इस तंत्र में सम्मिलित रूप से अपन पढ़ते हैं, उनको अपन अजैविक घटक कहते हैं। ये अजैविक घटक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका है अकार्बनिक पदार्थ, जिसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, जिसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और तीसरा है भौतिक वातावरण है, जिसमें फिजिकल क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक रीजिम आता है। यानी एक आपका है अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा आपका जो है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है, तीसरा है आपका भौतिक वातावरण। आइए इसको अपन एक सारणी के द्वारा समझते हैं। देखिए एक फ्लो डायग्राम दे रखा है, इस फ्लो डायग्राम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पारितंत्र की जो घटक होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिनको अपन ने दो भागों में बांटा है। पहला आपका जैविक है, बायोटिक है, दूसरा आपका अजैविक है, अबायोटिक है। जैविक को अपने तीन भागों में बांटा है, उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। अजैविक को अपन ने अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक वातावरण के रूप में बांटा है। अब फिर से अपन क्या करते हैं, जो जैविक घटक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अजैविक घटक में कौन कौन से आपके कार्बनिक है, कौन कौन से अकार्बनिक है, कौन कौन से भौतिक वातावरण के कारक है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जैविक घटक। और जैविक घटक के अंतर्गत देखिए उत्पादक या स्वपोषी पढ़ते हैं। मैंने कहा था आपको जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारे जो है उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, और उत्पादक की श्रेणी में आने के कारण से इनको अपन क्या कह सकते हैं, स्वपोषी कह सकते हैं। स्वपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं ही निर्मित करते हैं, इसलिए इनको अपन स्वपोषी कहते हैं। जीवधारियों को भोजन की पूर्ति के लिए प्रत्येक तंत्र में किसी न किसी रूप में पर्णहरित वनस्पतियाँ उत्पादक कार्य संपन्न करती है। क्योंकि पर्णहरित पौधे सौर ऊर्जा की उपस्थिति में विभिन्न भोज्य पदार्थों का निर्माण करके स्वयं अपना पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें अपन स्वपोषी कहते हैं। और अन्य सभी जीव स्वपोषी उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं। अब जो अन्य सभी जीव है वो अपन पढ़ेंगे अपन उपभोक्ता के अंतर्गत, जो कि इन उत्पादकों के ऊपर या पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत अपन इनको कंज्यूमर भी कहते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वे सभी जीव है जिनमें स्वयं भोजन निर्माण की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी ये एक प्रकार के विषमपोषी कह सकते हैं इनको अपन। तो ये विषमपोषी की श्रेणी में आते हैं। पोषण के लिए उत्पादकों पर ये आश्रित रहते हैं। इस श्रेणी में वे सभी प्राणी सम्मिलित है जो या तो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति उत्पादों का भक्षण करते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करके परोक्ष रूप में उत्पादकों का उपभोग करते हैं। इन्हें मुख्य उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। यानी अपन उपभोक्ताओं को अलग अलग श्रेणी में या अलग अलग जो है इनको बांट सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता, जिनको अपन मुख्य उपभोक्ता भी कह सकते हैं या मैक्रो कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो किस पर आश्रित रहते हैं, स्वपोषी पादपों के ऊपर आश्रित रहते हैं। उसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पर आश्रित रहते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो उपभोक्ता होते हैं वो सभी जीव आते हैं, यानी जीव जो होते हैं, जंतु जिनको अपन कहते हैं, वो सारे इनके अंतर्गत आते हैं। जबकि पेड़ पौधे जो है वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में जो तीसरा कारक या तीसरा जो भाग है जैविक घटक का, वो है आपके विघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता, जिनको अपन कह सकते हैं डिकम्पोजर्स। सूक्ष्म उपभोक्ता भी कह सकते हैं, इनको अपन सूक्ष्म जीव भी कह सकते हैं। इस प्रकार से देखिए वास्तव में पारितंत्र के संतुलित संचालन में विघटकों की भूमिका उतनी ही
है जितनी उत्पादक और उपभोक्ताओं की होती है। मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक ध्यान रखना है। जो आपके जीवाणु और कवक जो होते हैं, यानी ये आपके बैक्टीरिया जिनको अपन जीवाणु कहते हैं, और कवक जो होते हैं उन्हीं को अपन बैक्टीरिया या विघटन की श्रेणी में रखते हैं। यानी ये विघटक का कार्य ये दोनों बैक्टीरिया और कवक ही करते हैं। जब कभी प्राकृतिक या अन्य कारणों से उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है, तब विघटक तुरंत क्रियाशील होकर मृतक जीव को विघटित करके मूल पदार्थों को वापस फिर अजैविक वातावरण में मिला देते हैं। जैसे यानी जो आपके उत्पादक पेड़ पौधे हैं या उपभोक्ता जंतु है वो मर जाते हैं, तो मरने के बाद में जैसे उनको अपन मृदा के ऊपर डालते हैं, तो मृदा से ये कवक और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनका विघटन कर देते हैं और उनको वापस मृदा में मिला देते हैं और उनका अजैविक वातावरण के रूप में या अजैविक वातावरण में जो है अजैविक घटक में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार ये तीन जो है जैविक घटकों के भाग है, उत्पादक, स्वपोषी जिसको अपन कह सकते हैं, उपभोक्ता, और तीसरा है आपका विघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता। इस प्रकार से आश्रित भी इसी प्रकार से रहते हैं, यानी उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक पर आश्रित रहते हैं, विघटक जो होते हैं वो उपभोक्ता के ऊपर आश्रित रहते हैं। फिर इसके बाद में अपन जो है दूसरा जो भाग है अपना अजैविक घटक का, एबायोटिक कंपोनेंट्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अकार्बनिक घटक एक आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, दूसरा कार्बनिक पदार्थ होते हैं और तीसरा भौतिक वातावरण होता है। तो अपन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो आपका अकार्बनिक पदार्थ है, अजैविक घटक के रूप में जीवन के लिए परम आवश्यक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, CHON एंड P आदि तत्वों को इस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। शीर्षक का मतलब होता है ये जो आपके अकार्बनिक पदार्थ है उन अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद में दूसरा जो अपन पढ़ रहे थे अजैविक घटक, उसका नाम है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ देखिए, कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एवं ह्यूमस आदि पदार्थ आते हैं जो वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों की भांति मुक्त रूप में पाए जाते हैं। परंतु दूसरी श्रेणी के अंतर्गत उन कार्बनिक पदार्थों को भी रखा जा सकता है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको अपन ATP कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों की एक अन्य श्रेणी भी है जिसको उपरोक्त दोनों के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं, जैसे कि पर्णहरिता एवं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसको DNA कहते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिकाओं के अंदर और बाहर दोनों रूप में उपलब्ध रहते हैं। तो ये कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं जो जैविक घटक अजैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद में भौतिक वातावरण के अंतर्गत जो है अपन तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ऊर्जा, यानी वातावरण के अंतर्गत जो घटनाएं होती है, जो कारक होते हैं वातावरण में, उन भौतिक कारकों को ही अपन क्या कहते हैं, भौतिक घटक कहते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ऊर्जा आदि। यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय कारकों को दो मुख्य समूह में विभक्त किया गया है। एक तो आपका अजैविक कारक जो आपको अपन ने जैविक और अजैविक घटक पढ़े थे, उसी के आधार पर यहाँ पर अजैविक कारक और जैविक कारक यानी एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए अजैविक कारक जो होते हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत अपन जो है ताप, प्रकाश, आर्द्रता, जल, दाब, मृदा, गुरुत्व, प्रवाह आदि के बारे में पढ़ते हैं। और रासायनिक कारक के अंतर्गत गैसें, pH मान, पोषक तत्व आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके दो तो कारक हो गए, यानी जैविक और अजैविक कारक हो गए। और पहले अपन ने जो पढ़े थे यहाँ पर देखिए, जो जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक, ये आपके घटक है। इनको आप घटक कहेंगे और इनको आप कहेंगे कारक। तो यहाँ पर अजैविक कारक के अंतर्गत भौतिक और रासायनिक कारक अपन पढ़ते हैं। और अजैविक जैविक कारकों को, पर्यावरणीय कारकों को अपन देखो किस प्रकार से बांट सकते हैं। एक बार ये फ्लो डायग्राम देखिए आप, इसके आधार पर आप इनको समझ जाएंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके पर्यावरणीय जो कारक दे रखे हैं, इन पर्यावरणीय कारकों को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आपका अजैविक कारक है, दूसरा आपका है जैविक कारक। अजैविक कारक जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका भौतिक और दूसरा होता है आपका रासायनिक। इसके बाद में देखिए जो आपका भौतिक कारक है उसको अपन ने तापमान, प्रकाश, जल, आर्द्रता, मृदा, प्रवाह व दाब के रूप में परिवर्तित करते हैं या बांटते हैं।
और रासायनिक कारक के रूप में अपन वायुमंडलीय गैसें, पीएच मान और माध्यम के पोषक तत्व, और पोषक तत्वों को भी फिर से दो भागों में बांट दिया, वृहद पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से एक ये फ्लो डायग्राम है जिसके द्वारा पर्यावरणीय कारकों को यानी जैविक और अजैविक कारकों को बांटा गया है। यहाँ पर देखिए आपने अजैविक कारकों को दो भागों में बांट दिया, फिर उसके बाद में भौतिक कारक ये आपके ताप, प्रकाश, जल, आर्द्रता, मृदा प्रवाह आदि। रासायनिक कारकों में आपके वायुमंडलीय गैसें, पीएच मान, पोषक तत्व आदि आते हैं। लेकिन जैविक कारक जो होते हैं, जैविक कारकों के अंतर्गत फिर समस्त जीव आते हैं, जैसे परजीवी है, सहजीवी है आदि जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। या इसके अंतर्गत अपन जो है उत्पादक, उपभोक्ता और विघटन या जो विघटक होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा अगले अध्याय में, यानी इसका जो जैविक कारक है, ये जैविक कारक जो है, इन जैविक कारकों के बारे में अपन अगले अध्याय जो है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन केवल जो है अजैविक कारकों के बारे में पढ़ेंगे, और अजैविक कारकों के साथ में अपन जो आपके जैविक जो घटक है, उन जैविक घटकों के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके अजैविक कारक है, इन अजैविक कारकों से किसी प्रकार का यहाँ से प्रश्न जो है बनने का चांस नहीं रहता है। यहाँ से जो आपके प्रश्न जो मैंने आपको दिया है, वो प्रश्न आपका जो है वो ये प्रश्न दे रखा है वो अजैविक कारक से नहीं बना हुआ है। वो प्रश्न आपका जो बना हुआ है वो यहाँ से बना हुआ है, यानी जैविक कारकों से या बायोटिक फैक्टर्स जो आपके हैं, यहाँ से जो है आपका एक प्रश्न बना हुआ है। और उस प्रश्न में आपके जीवीय कारकों के ऊपर लेख लिखा है, मतलब जीवीय कारकों के ऊपर आपको क्या लिखना है, लेख लिखना होता है, या उनका वर्णन करना होता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जैविक कारक होते हैं, उन जैविक कारकों का जो है विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैविक कारकों के अंतर्गत अपन ये एक फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे, और इस फ्लो डायग्राम के अंतर्गत अपन देखिए यहाँ पर सहजीविता दो प्रकार की होती है, फिर उसके बाद में परजीविता, परभक्षण, परजीविता, प्रतिस्पर्धा आदि के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। मतलब जैविक कारक जो होते हैं मुख्यतः वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अंतः जातीय संबंध और एक होता है आपका अंतर जातीय संबंध। अंतर जातीय संबंध जो होता है वो उसको इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन कहते हैं, और अंतर जातीय संबंध को आप इंटर स्पेसिफिक रिलेशन कहते हैं। फिर आपके जो है अंतर जातीय संबंध है वो दो भागों में बांटा गया है। एक सहयोगी होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, और एक होते हैं असहयोगी मतलब नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। देखिए यहाँ पर सहयोगी जो होता है इसका मतलब यहाँ से जो है इसको प्लस से दर्शाया गया है, इसका मतलब ये सहयोगी कोऑपरेटिव। दूसरा आपके है असहयोगी, मतलब ये गुणा के चिन्ह से दर्शाया गया, मतलब नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। फिर सहयोगी के अंतर्गत देखिए निवहीकरण है, कॉलोनाइजेशन होता है, सामाजिक संगठन जिसको सोसाइटी फॉर्मेशन कहते हैं, सामूहिककरण जिसको एग्रीगेशन कहते हैं, और पैतृक संरक्षण जिसको पेरेंटल केयर कहते हैं। ये चार जो मुख्य घटक हैं या जो चार जो बातें हैं इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में असहयोगी जो होते हैं उनके अंतर्गत भोजन स्पर्धा, फूड कंपटीशन होता है। एक होते हैं सीमित शत्रुता, डिफाइन हॉस्टिलिटी यानी डिफाइन हॉस्टिलिटी, सीमित शत्रुता, इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये जैसे आपके अंतर्जातीय संबंध है। इसके बाद में देखिए अंतर्जातीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्जातीय संबंध में भी वही आपके सहयोगी कोऑपरेटिव होते हैं, और एक होता है असहयोगी नॉन कोऑपरेटिव होता है। सहयोगी को अपन कह सकते हैं सहजीविता, और सहजीविता को ही अपन क्या कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में वही सहोपकारिता होती है एक दो, और एक भोजन स्पर्धा फूड कंपटीशन होता है। सहोपकारिता जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक अविकल्पी होती है और एक होती है आपकी विकल्पी। उसी प्रकार से असहयोगी जो होते हैं वो नॉन कोऑपरेटिव, उनमें प्रतिजीविता या परजीविता, फिर उसके बाद में परभक्षण, फिर उसके बाद में परजीविता। प्रतिजीविता और परजीविता दोनों अलग अलग है, प्रतिजीविता और परजीविता, फिर उसके बाद में परभक्षण और प्रतिस्पर्धा। इन सब के बारे में अपन जो है यहाँ जैविक कारक या जीवीय कारकों के रूप में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रश्न भी जो आपका बनने वाला है वो यहाँ से बनने वाला है। प्रश्न जो आपका बनता है जैसे जीवीय कारकों के ऊपर लेख लिखिए, या उसके अथवा में आपको जो है ये दे सकते हैं परजीविता, परभक्षण, और इसके अलावा प्रतिजीविता। यहाँ पर जो है आपके सहोपकारिता या सहजीविता,
ये बिंदु देखकर आपको इनके बारे में भी जो है पूछा जा सकता है। तो ये जो आपके जैविक कारक हैं या जीवीय कारक जो है, इनके बारे में अपन अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में आपको इनके बारे में डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।